तो एनीवे दोस्तों साथियों, बहुत खुशी की बात है कि आपने इस बात को एक ही समझ लिया कि सभी जनता के सभी हिस्से, सभी लोग, ये एक साझा काम है। जनता को बांटना किसी और का काम है और एक करना आपका काम है, हमारा काम। और मानव अधिकार को बचाने का इससे दूसरा कोई तरीका नहीं। जब हम एक नहीं होंगे तो मानव अधिकार नहीं बचेगा। ये मानव अधिकार का जो आज दिन है, इसके बारे में मुझे थोड़ी विडंबना है। वो ये है कि जब ये सरकार के लोग, मंत्री और प्रधानमंत्री सभी देशों के, जब ये इकट्ठी मीटिंग करते हैं तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो बड़े बड़े दस्तावेज बनाते हैं, प्रस्ताव पास करते हैं। यूनाइटेड नेशन में प्रस्ताव पास होता है, बता रहे हैं। कई बार तो वो छुपा जाते हैं कि हमारा मानव अधिकार है क्या। और लेकिन जब वो अपनी सरकारों में पहुंचते हैं तो उन्हीं मानव अधिकारों का दमन करते हैं। ये एक सच्चाई है बहुत बड़ी। सरकार मेरी नज़र में तो मैंने पढ़ने में और देखने में ऐसी मिली नहीं जो सच्चे दिल से मानव अधिकारों की रक्षा करती है। सरकार का दरअसल काम होता है वो मानव अधिकारों को दबाती है। कहाँ से शुरू करें ये बात, ये कहानी कहीं से नहीं करें, अपने देश में ही रहते हैं। जितनी दुर्गति मानव अधिकार की हमारे देश में आज की सरकार ने की है, शायद वैसा उदाहरण भी कहीं नहीं मिलेगा। आप सब लोग बता रहे हैं, आप कौन से ऐसे इशू गिनाएं, यहाँ तो इतना अधिकार भी नहीं हुआ अपना चश्मा साफ करो। क्या दुश्मनी है क्या आपको किसी से? आप किसी से इतना जलते हैं कि उसको बेरहमी से मारने की कोशिश करते हैं। आप पानी पीने का अधिकार भी खत्म हो गया इस देश में। सोचने पर मजबूर होते हैं कि कौन से देश में रह रहे हैं। देश तो हमारा अच्छा है, लेकिन कौन सी सरकार है जो ऐसे ऐसे काम करती है? और कितने उदाहरण मैं दे सकता हूँ, क्योंकि मेरी बेटी इस वक्त जेल में है, सलाखों के पीछे है। मेरी उससे बात होती है और किस प्रकार से माहौल उड़ाया जाता है इंसानियत का और इंसान के अधिकारों का, वो मुझे बताती है कि अगर आपके पास कोई कंबल भेज रहा है तो उस कंबल के चारों तरफ जो मुर्जी लगी है वो नहीं लगी होनी चाहिए, वो हटा दो। और अगर आपके स्वेटर में जेबें हैं तो स्वेटर भी नहीं पहन सकते आप। तो अब मैं कहाँ तक नज़दीक से जाऊँ जो एक मीर इंसान के जीने के अधिकार भी नहीं है, जो आदमी खाना पीना और ना पहनने के अधिकार भी छीन लिए जाएं, ऐसा कानून बनाया हुआ है। और वो हमारे देश की सरकार ने और हमारी पार्लियामेंट ने। तो मैं कहता हूँ यही पार्लियामेंट, यही कॉन्स्टिट्यूशन, वो लिख तो दिया कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकार है, लेकिन सरकार है उसको दबाती। लिखने का फ़ायदा क्या है? लेकिन हम चाहते हैं कि लिखा हुआ तो रहे, मिटे ना। ये तो मिटाने की कोशिश करते हैं, संविधान में लिखा हुआ उसको भी मिटाने की कोशिश करते हैं, तो हम उसको बचाने की कोशिश करते हैं। ये हमला करते हैं अगर इंसान की रोजी रोटी पर। एक छोटी सी बात कह के मैं ख़त्म करूँगा। ये जो हमारे प्रधानमंत्री हैं ना, ये हमेशा दो बात कहते हैं। सारे देश के कारखाने बंद हो गए और मजदूरों के ऊपर डबल काम लगा दिया, और फिर कहता है इसमें तुम्हारा फायदा है। सारे के सारे लोगों की आमदनी आधी हो गई, सारे के सारे अच्छे अच्छे संस्थान बेच दिए गए, और फिर क्या कहेंगे? इसमें तुम्हारा फायदा है। किसानों का जो छोटा सा किसान अपना मेहनत करता है, अनाज पैदा करता है, उसका एक सिस्टम था कि उसको कितना पैसा मिलेगा उसका, वो रद्द करके ऐसा हाल किया कि जो बड़े कारखानेदार हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनको सर्वाधिकार देने के बाद किसानों को क्या बोला? इसमें तुम्हारा फ़ायदा है।
तो ये हर एक का नुकसान करके आपका फायदा गिनाते हैं कि फायदा इसी में जो मैं कहता हूँ। फिर दिल्ली में एक आंदोलन हुआ संविधान की रक्षा में और अपने अधिकारों की रक्षा में, जिसको हम सिटीजनशिप कानून बोलते, उसके खिलाफ आंदोलन हुआ। आंदोलन में क्या कहने लगे कुछ दिनों बाद, पहले तो उनको कुछ कहना ही नहीं आया, अजी अपने आप हो गया, क्या करें, हमारे बस का नहीं था। बाद में कहने लगे जी अपने आप नहीं हुआ, इसमें तो षड्यंत्र है। ठीक है। फिर जो है जनाब किसान आंदोलन आ गया। आज ये किसान विसान नहीं है, तो षड्यंत्र है। एक बेटी का बलात्कार किया गया, गरीब दलित बेटी थी, हाथरस में। जब उनकी बदनामी होने लगी तो पता क्या कहने लगी, अरे नहीं, जिनका नाम आया उन्होंने बलात्कार नहीं किया, ये तो षड्यंत्र है हमें बदनाम करने का। एक पत्रकार आ रहे थे अपने उसमें लिखने के लिए केरल से, कन्नन साहब, उनको पकड़ के यूएपी में लगा दिया। अच्छा होता उनका फोटो में या नहीं, कहता क्यों, कहते षड्यंत्र, और षड्यंत्र में तो यही कानून लगेगा। फिर आज ये षड्यंत्र हो गया। थोड़े दिनों पहले कुछ बुद्धिजीवियों ने आवाज उठाई कि भाई क्या कर रहे हो, देश के अंदर इतनी मेहनत से हमने एक कानून बनाए थे, संविधान बनाया था, मूल्य लिखे थे, तुम इनको बर्बाद कर रहे हो, बोलने के ऊपर पाबंदी लगा रहे हो, किताबों को रोक रहे हो छपने से। उनको कहना जी षड्यंत्र है ये। तो दो चोरी इसकी, कोई बोलेगा ये षड्यंत्र है, और जिसका नुकसान होगा उसको कहेगा इसमें तेरा फायदा है, लेकिन उसका फायदा किस में है, वो भी एक फायदा उठाता है। जो है मुसीबत में आता है हिंदू मुसलमान के सवाल उठा देता है, और ज़्यादातर लोग जो है ना वो हिंदू मुसलमान आपसे करवाने लगे, आप नहीं करेंगे। वो सवाल कब उठाता है, जब एक ऐसा मौका आता है कि जी आप उठा दो सवाल, तो वो जो है ना फायदा उठा लेते हैं। षड्यंत्र दरअसल वो करते हैं, षड्यंत्र सरकार करती है, और ये षड्यंत्र करना ही मानव अधिकारों के ऊपर हमला होता है जब सरकार षड्यंत्र करने लगती है। कोर्ट की प्रोसीडिंग में सुन रहा था, वहाँ वकील साहब ने एक बहुत अच्छी बात कि ये षड्यंत्र किया गया है षड्यंत्र लगाने के लिए। तुमने षड्यंत्र का मुकदमा बनाया है ना, इसके लिए पुलिस ने षड्यंत्र किया है। षड्यंत्र वो करता है, आप नहीं करते। जिस दिन इसकी आप समझ जाओगे, इसकी भाषा समझ जाओगे कि झूठ के अलावा कोई आज तक बोला नहीं है, तो शायद हम अपने अधिकारों की थोड़ी बहुत रक्षा कर पाएँ। जिस दिन ये समझ आ जाएगी उस दिन, और जिस दिन आप सब एक हो जाएंगे। अब मुझे तो खुशी की है, गर्व भी है कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ और मेरी बेटी का फोटो यहाँ लगा हुआ है, नताशा ऊपर, वो लड़ रही है जेल के अंदर। बेटी नताशा नूं रिहा करो, बीजीवियां नूं रिहा करो, बेटी नताशा हम तुम्हारे साथ हैं। छोटी सी बात कहूँगा कि देखिए हमारे सामने विचार कैसे पैदा होता है। एक वक्त दुनिया में ये बात चल रही थी कि ये जो आदमी है, ये है मेरी बेटी, देख रहे थे कई लोग कि ये जो आदमी है, ये आदमी के पास ना तो कोई हथियार है, ना इसके पास पंजा है, ना इसके पास डंक है, ना इसके पास सींग है, ना इसके पास पंख है। तो इतना कमजोर सा व्यक्ति एक चीज़ पैदा करी कुदरत ने, ये जिंदा कैसे रही? ये तो मर जाती, इसके पास तो कुछ भी नहीं है, बाकियों के पास सब कुछ है, आदमी के पास कुछ नहीं है। तो एक विचार में गुरु नानक साहब ने एक गल की थी, वो गुरबाणी में भी आनी है कि प्रथम खंडा साज के फिर सब जग पाए, कि खंडा ले लिया हाथ च ता फिर जग पा गया, तक जग बन गया, वरना वैसे घूमता सी बंदा। खंडे का मतलब हथियार है, कुछ भी है, कस्सी है, जेली है, लकड़ी है, डंडा है, वो हाथ में जब आ जाता है तो वो सर्वशक्तिमान बन जाता है। तो ऐसा विचार पैदा हो गया, फिर हमें जवाब मिल गया, पहले जवाब नहीं मिलता था। तो जो विचार पैदा हो जाता है
उनको विचारक कहते हैं, उनको संत कहते हैं, उनको वैज्ञानिक कहते हैं, उनको बुद्धिजीवी कहते हैं। वो जो लाइन है विचार पैदा करने की और सच बोलने की, उसका दुश्मन होता है हमेशा एक व्यवस्था। साहब जी आप तो जानते हैं, लिखना अलग बात है, करना अलग बात है। महाभारत में क्या होता है, दुर्योधन कहता है कि ऐसा मतलब नहीं है कि मैं धर्म नहीं जानता, मैं जानता हूँ धर्म क्या होता है। उनके पिता भी कहते हैं और हम धर्म का पालन भी करना चाहते हैं, लेकिन राज की मजबूरी हम पालन नहीं कर सकते, हमें अधर्म में जाना पड़ता है। जानते हुए भी हमको धर्म का पालन नहीं किया जाता। तो पांडवों ने भी नहीं किया कई जगह, कौरवों ने भी नहीं किया कई जगह, लेकिन गीता निकलती है उसमें से वो कहती है धर्म का पालन करो। उसी कंट्रोवर्सी से गीता निकलती है, धर्म का पालन राजा भी करेगा, फौज भी करेगी, आदमी भी करेगा। तो मैं यही कह रहा हूँ, लिखना तो बहुत आसान है भाई, वो लिख दिया आपने, बहुत अच्छा किया, लेकिन आपके सामने पालन नहीं हो रहा है, आप क्या कर सकेंगे। तो ये एक जद्दोजहद है बहुत बड़ा हमारे बीच में। सत्ताधिकार, सत्ता संपन्न जो सत्ता होती है वो अपने अधिकार को स्थापित करने के लिए हमारे अधिकारों के ऊपर दमन करती है हमेशा। जो उसको पसंद नहीं आते उनका दमन करती है इसे। और कुछ लोग हैं आप जैसे, वो उनको बचाने के लिए आगे निकल आते हैं। आज ये संघर्ष है, आप खेती का अधिकार बचाने आए हैं, संविधान का अधिकार बचाने आए हैं। आप यहाँ पर दादी बिल्किस आई थी आपके मोर्चे को देखने और शामिल होने। शाहीन बाग में जो मशहूर हुई थी दादी बिल्किस बानो, वो आई थी। पुलिस वालों ने कहा आप यहाँ बताइए, छोटा सा विजिट का अधिकार, यहाँ से यहाँ तक आने का अधिकार, वापस भेज दिए। उन्होंने कहा ये तो हमारे दिल में उतर गई है, वापस क्या भेजोगे। सबसे बड़ा संत हिंदुस्तान में अगर कोई है तो दादी बिल्किस, दादी बिल्किस, दादी बिल्किस। एक संत आपके सामने, स्टैन स्वामी, संत से और कुछ नहीं है। एक पत्थर लगा दिया कि यहाँ ये है मोर्चा, अधिकारों का मोर्चा। इस पत्थर के लिए लोगों ने जमीन, अपनी जमीन नहीं जाने दी। मतलब था कि हम ऐसे हट जाएंगे, अपनी जमीन नहीं देंगे। आपको पता है उस सरकार ने कितने मुकदमे बनाए थे लोग किसानों पे? 10,000 मुकदमे बनाए थे उस पत्थर पे। आज इन्हीं को जेल में। ये बहुत बड़े संत हैं इस देश के, इस धरती के। हम सलाम करते हैं, नारा लगाते हैं, इनकी रिहाई की मांग करते हैं। स्टैन स्वामी, स्टैन स्वामी, वरवरा राव। भाई बुजुर्गों को तो छोड़ दो, ये बच्चे कर लेंगे, लड़ लेंगे तुम्हारे साथ, कुर्बानियां कर लेंगे, हम भी कर लेंगे। बुजुर्गों को भी आप नहीं जीने देते यहाँ पे, तो शर्म से डूब के मर जाओ तुम। और मैं अभी अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ। सिर्फ आपको एक बार शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और अपनी खुशी जाहिर करना चाहता हूँ। शुक्रिया सर। तख्तियां कहाँ चखो सारे तख्ते आप नारे लाजे। बुद्धिजीवी ते लोकां दा एक जिंदाबाद, लेखकारां कर्मियां नाटकारां ते किरती लोकां दा एक जिंदाबाद, लुटेरा राज प्रबंध मुर्दाबाद। बुद्धिजीवियां नूं रिहा करो, खेती दे काले कानून रद्द करो, खेती वाले काले कानून रद्द करवा के रहांगे। किरती लोकां दा एक जिंदाबाद। सुसाना प्रोफेसर महावीर नारवल जी, जिन्हां ने काफ़ी विस्तार दे नाल भावक रूप दे विच सो तुहानूं इधरले पासों दूजे नंबर ते इन्हां दी बेटी कहा तुहानूं दूजे नंबर ते नताशा नारवल उन्हां दी फोटो लगी हुई है, ਉਹਦੀ काफ़ी व्याख्या की है। पिंजरा तोड़ मुहिम ਦੇ ਆਗੂ ਸਨ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ UAPA ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ
ਬਿਮਲ ਭਾਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਆਫ ਪੀਪਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਆਗੂ ਹਨ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ